हेलो एवरीवन, दिस इज जीरो केमिस्ट्री। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया था और इससे पहले यहाँ पर 3 लेक्चर हम सॉल्यूशन के कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने हेनरी लॉ के बारे में डिस्कस किया था कि हेनरी लॉ क्या होता है। आज हम यहाँ पर हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस पार्ट देखेंगे, उसके लिमिटेशंस देखेंगे और राउल्ट लॉ क्या होता है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं हेनरी लॉ के जो एप्लीकेशंस है वो क्या क्या है। हेनरी लॉ क्या था सबको पता है, वेपर प्रेशर या वहाँ पर क्या बात करें, वेपर फेज में जो गैस होता है, ठीक है, वहाँ पर वेपर फेज में जो उसका वेपर प्रेशर होता है, ठीक है, गैस का जो प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर जिसको हम कहते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हमने बोला था उसका जो मोल फ्रैक्शन होगा कहाँ पर, लिक्विड में, यानी कि सॉल्यूशन में उसका जो मोल फ्रैक्शन होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पर बात करें उसका एप्लीकेशन क्या क्या होता है। एप्लीकेशन पार्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको इसका एप्लीकेशन देखने को मिलता है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में। आपने देखा होगा कि जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं जिनसे हमारे जीभ में झमझमाहट महसूस होती है ना, तो उसमें कौन सा गैस यहाँ पर भरा रहता है, कौन सी गैस भरी रहती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी रहती है। कौन सी गैस भरी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है। कैसे भरते हैं, तो वहाँ पर हाई प्रेशर में उसको बंद कर दिया जाता है। जो उस बोतल के ढक्कन होते हैं, उन ढक्कन को क्या किया जाता है, हाई प्रेशर के साथ यहाँ पर बंद किया जाता है, ताकि वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उस लिक्विड में डिजोल्व हो सके। ठीक है ना, हमने यही बात करी थी। जैसे ही प्रेशर हम बढ़ाते हैं वहाँ पर क्या होता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। क्या बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया पहला एप्लीकेशन कि हम क्या बनाते हैं, जब प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जब हम बनाते हैं उसमें कौन सा एप्लीकेशन यूज हो जाता है हमारे पास, यहाँ पर हेनरी लॉ का एप्लीकेशन यूज हो जाता है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? सेकेंड यहाँ पर हम बात करेंगे, सेकेंड बात करने वाले हैं जो डीप सी डाइविंग, यानी कि जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, ठीक है, समुद्र में नीचे गोताखोर जिनको बोला जाता है, डाइविंग करते हैं जो नीचे, उनके यहाँ पर क्या पीठ में एक आपने ऑक्सीजन सिलेंडर देखा होगा। ठीक है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसमें क्या किया जाता है, हीलियम गैस भरी जाती है। उसके साथ क्या मिक्स किया जाता है, हीलियम गैस मिक्स किया जाता है। ये किस चीज़ का एप्लीकेशन है, ये भी आपके लिए हेनरी लॉ का एप्लीकेशन है। चुपचाप इतना दो लिख के आ जाएंगे आप। ठीक है, आपसे पूछे जाते हैं तो ये दो एप्लीकेशन आप लिख के आ सकते हैं। एक तीसरे एप्लीकेशन की बात करें, अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेनरी लॉ के एप्लीकेशन लिखिए, उनमें से आपको 2 या 3 एप्लीकेशन लिखने होते हैं, जिसमें से 2 एप्लीकेशन आप क्या लिख देंगे, पहला तो आप प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस लिख लेंगे और सेकेंड आप इट इज़ यूज्ड इन डीप सी डाइविंग। ठीक है, डीप सी डाइविंग में स्कूबा डाइवर्स के जो सिलेंडर होते हैं, किसी ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, उसमें हीलियम गैस भी मिक्स की जाती है। तीसरी बात करें अगर, यहाँ पर आपने सुना होगा जैसे जैसे हम पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो वहाँ पर हाई एल्टीट्यूड्स में क्या होता है, प्रेशर लो होने लग जाता है। प्रेशर क्या होने लग जाता है, लो होने लग जाता है। तो हमारी बॉडी में डिजोल्व ऑक्सीजन की, जो हमारे ब्लड होता है उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन का अमाउंट कम होने लगता है। ठीक है, इस प्रॉब्लम को क्या कहा जाता है, एनोक्सिया कहा जाता है। तो एनोक्सिया से बचने के लिए भी यहाँ पर क्या किया जाता है, या कौन सा एप्लीकेशन यूज किया जाता है, यहाँ पर हेनरी लॉ का एप्लीकेशन यूज किया जाता है। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? तो 3 पॉइंट आप लिख के आ जाएंगे यहाँ पर, आपसे अगर पेपर में एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ पूछा जाता है तो। आई होप ये चीज़ आप कर पाएंगे। ठीक है, ये 3 लाइन लिख देंगे आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगली बात करें यहाँ पर, नेक्स्ट हम बात करने वाले थे लिमिटेशंस की। किस चीज़ की लिमिटेशन, हेनरी लॉ के क्या क्या लिमिटेशन है, कहाँ कहाँ पर हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, उस चीज़ के बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर ये मॉलिक्यूल कब ये एप्लीकेबल कब होगा, जब मॉलिक्यूल्स कैसे रहेंगे, यहाँ पर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में रहेंगे। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में रहेंगे तभी जाकर क्या होगा यहाँ पर, तभी जाकर यहाँ पर हेनरी लॉ एप्लीकेबल होने वाला है। इक्विलिब्रियम की स्टेट का क्या मतलब हुआ, कि जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर से जो गैसियस मॉलिक्यूल यहाँ पर डिजोल्व है इस लिक्विड में, वो अगर यहाँ से इस लिक्विड को छोड़ के ऊपर गैसियस स्टेट में जा रहे हैं, यहाँ पर वेपर फेज में जा रहे हैं, और जो वेपर फेज से यहाँ पर घुलने वाले गैसियस क्या हैं, मॉलिक्यूल्स है, दोनों अगर जितने यहाँ पर क्या है, किसी टाइम पे जितने मॉलिक्यूल यहाँ से उड़ रहे हैं उतने मॉलिक्यूल अगर इसमें डिजोल्व हो रहे हैं तो इसको बोला जाता है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इस पर ही यहाँ पर क्या होगा, लागू होगा, इसी पर एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा किसी भी कंडीशन पे यहाँ पर हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। पहला लिमिटेशन आपको ये ध्यान में रखना है। सेकेंड लिमिटेशन की जब हम बात करेंगे, सेकेंड लिमिटेशन क्या आता है आपके पास, कि ये हाई प्रेशर पे नहीं काम करता। अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा हमने क्या कर दिया, यहाँ पर बढ़ा दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि सारा का सारा हम क्या करते, गैस उसमें डिजोल्व कर लेंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो जैसे ही हम ज़्यादा क्या कर देंगे यहाँ पर,
जैसे बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर लेते हैं, वहाँ पर भी हेनरी लॉ क्या नहीं होता है, वहाँ पर भी हेनरी लॉ काम नहीं करता, एप्लीकेबल नहीं होता। ये भी हेनरी लॉ की क्या है, लिमिटेशन है। फिर यहाँ पर बात करते हैं थर्ड। अगर बात करें यहाँ पर उन गैसेस के लिए जो कि रिएक्शन कर लेते हैं, अगर मैं बात करूँ कोई गैस है वो लिक्विड में हम डिजोल्व करने वाले थे, लिक्विड में जैसे हमने उसको डिजोल्व किया वो लिक्विड के साथ रिएक्शन कर गया, ठीक है, तो यहां पर भी क्या नहीं होगा, यहां पर भी हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो तीन यहां पर हमने लिमिटेशंस पढ़े। पहला लिमिटेशन हमारे पास, अगर यहां पर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं है तो यहां पर क्या नहीं होगा, हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर यहां पर क्या नहीं है, अगर यहां पर प्रेशर ज़्यादा हाई हो जाता है तो भी हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। और थर्ड हमने बात करी, अगर वो गैस रिएक्ट कर जाती है, रिएक्टिंग गैस है, तो भी हेनरी लॉ यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होने वाला, ठीक है। तो तीन पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। ऐसे ही हमने तीन एप्लीकेशंस भी देखे थे। तो हेनरी लॉ में हमने पढ़ा था क्या क्या चीज़ें थी, हमने पढ़ा था कि यहाँ पर जो गैस वेपर फेज में पार्शियल प्रेशर होता है गैस का, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लिक्विड में उस गैस के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमने पढ़ा था। हमने अभी एप्लीकेशंस पढ़े, अभी हमने लिमिटेशंस पढ़े, और यहाँ पर हेनरी लॉ खत्म होता है, ठीक है। आई होप ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे, कर सकते हैं इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक हमें समझना है, अगर हमको राउल्ट्स लॉ समझना है, अगर हमको राउल्ट्स लॉ समझना है तो उसके लिए एक टॉपिक है वेपर प्रेशर, और ये वेपर प्रेशर होता क्या है उसको हमको समझना पड़ेगा। तो वेपर प्रेशर की जब हम बात करेंगे तो कैसे इसको हम यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं, यहाँ पर कैसे इसको डिफाइन करें वेपर प्रेशर को। तो माना कोई लिक्विड है, यहाँ पर क्या है, कोई लिक्विड है। अगर इस लिक्विड की बात मैं करता हूं तो आपको पता है कोई लिक्विड है, और अगर वो वोलेटाइल है, कैसे लिक्विड है, वोलेटाइल लिक्विड है, यानी कि वो क्या हो सकती है, यहाँ पर उसके यहाँ पर बात करने वाले हम, उसके वेपर्स भी बनते हैं, उसके वेपर्स भी बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर उसके वेपर से ऊपर, ये लिक्विड है, लिक्विड फेज, यहाँ पर उसके वेपर्स बने हुए ऊपर, ठीक है। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि यहाँ पर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात जब हम करेंगे, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ये चीज़ें कब हो रही होंगी, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। जैसे मैं अभी रूम टेम्परेचर की बात करूँ तो कोई भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ले लिया हमने, चाहे आप किसी और टेम्परेचर बोलो, चाहे 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बात हो रही है। किस पे बात हो रही है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बात हो रही है। यहाँ पर हमने कोई कांस्टेंट टेम्परेचर ले लिया है, उस टेम्परेचर पे हम बात कर रहे हैं कि यहाँ से जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर वेपर फेज में कन्वर्ट हो रहे हैं, और उतने ही मॉलिक्यूल उसी टाइम पे यहाँ पर किस में, लिक्विड में यहाँ पर कन्वर्ट हो रहे होंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। कि एक कंडीशन है जहां पर क्या हो रही है, जितने वेपर, जितने लिक्विड के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर वेपर फेज में कन्वर्ट हो रहे हैं, उतने ही मॉलिक्यूल्स यहाँ पर वेपर फेज से वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इस कंडीशन को कहा जाता है इक्विलिब्रियम। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, इक्विलिब्रियम कहा जाता है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहा जाता है, ठीक है। तो इस इक्विलिब्रियम की कंडीशन में यहाँ पर जो ये वेपर्स बने हुए हैं हमारे पास, ये जो इस लिक्विड के वेपर्स बने हुए हैं, इस लिक्विड के जो वेपर्स हैं वो इस लिक्विड पे जितना, लिक्विड की सरफेस पे जितना प्रेशर अप्लाई करते हैं, इसकी सरफेस पे जितना प्रेशर अप्लाई करते हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। यहाँ पर हम इसी को क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। क्या आपको इतनी बात समझ में आई, वेपर प्रेशर क्या हुआ, हमने बोला कोई कंडीशन, एक तो पहले हमने क्या किया, एक फिक्स टेम्परेचर की बात कर ली है, एक फिक्स टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं, ठीक है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमने बात करी। फिर हम बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे देखेंगे, फिक्स टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम की कंडीशन। इक्विलिब्रियम की कंडीशन का मतलब जितने यहाँ पर मॉलिक्यूल्स लिक्विड के वेपर फेज में कन्वर्ट हो रहे हैं, उस टाइम पे उतने ही यहाँ पर वेपर फेज से लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो रहे होंगे, तो उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम की कंडीशन। इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे ये जो वेपर्स हैं इस लिक्विड के, इस लिक्विड सरफेस पे जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे उसको हम क्या कहने वाले हैं, उसको हम कहने वाले हैं वेपर प्रेशर। उसको क्या कहने वाले हैं, वेपर प्रेशर कहने वाले हैं। आई होप ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, तो अभी मैंने बात कही, अभी मैंने बात करी कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अगर मैं टेम्परेचर को चेंज कर देता हूँ तो टेम्परेचर चेंज करने से यहाँ पर वेपर भी, तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो वेपर्स भी बढ़ेंगे, ठीक है। वेपर्स बढ़ेंगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है, वेपर्स ज़्यादा बनेंगे तो ज़्यादा प्रेशर भी अप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर में अगर चेंज कर देता हूँ तो वेपर प्रेशर भी चेंज हो जाएगा।
और दूसरी मैं बात करूं अगर कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, तो नेचर ऑफ लिक्विड, कि लिक्विड कैसा है। लिक्विड अगर यहाँ पर किस तरीके का है, लिक्विड अगर यहाँ पर है कि कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स यहाँ पर बना रहा है, कि अच्छे तरीके से अट्रैक्शन फोर्सेज लग रहे होंगे, एक्स्ट्रा टाइप ऑफ उसके पास इंटरेक्शंस होंगे, तो वहाँ पर लिक्विड के नेचर पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, लिक्विड के नेचर पे भी डिपेंड करेगा कि उसका वेपर प्रेशर क्या होने वाला है। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हो? दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, कौन कौन सी चीज़ें हैं, नेचर ऑफ लिक्विड, और दूसरी मैंने क्या बात करी यहाँ पर, टेम्परेचर। कर सकते हैं इसको, वेपर प्रेशर आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए, इससे रिलेटेड अब हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ आता है जिसको हम कहते हैं राउल्ट्स लॉ। जिसको हम क्या कहते हैं, राउल्ट्स लॉ कहते हैं। आई होप आप लोग यहाँ पर इसको ध्यान से देखेंगे। क्या यहाँ पर बात करते हैं राउल्ट्स लॉ की, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि आपके पास यहाँ पर क्या है, आपके पास लिक्विड्स हैं। यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं हम, लिक्विड लिक्विड सिस्टम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, लिक्विड लिक्विड सिस्टम की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। लिक्विड लिक्विड सिस्टम का क्या बात करी हमने, यानी कि हमारे पास ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन में जो दोनों के दोनों क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट है। हमने क्या बात करी है, हमने बोला सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। और यहाँ पर सॉल्यूट भी वोलेटाइल लिक्विड है, सॉल्यूट भी वोलेटाइल लिक्विड है, जो आसानी से यहाँ पर क्या हो जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, वोलेटाइल लिक्विड कहा जाता है उसको। और यहाँ पर सॉल्वेंट भी क्या है, सॉल्वेंट भी वोलेटाइल वोलेटाइल लिक्विड है। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं? तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के दोनों क्या है, लिक्विड है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के दोनों क्या है, यहाँ पर लिक्विड है। तो अब मुझे बताओ, दोनों के दोनों वोलेटाइल भी हैं, तो जब वेपर्स बनेंगे, तो वेपर्स जब हमें मिलेंगे, यहाँ पर वेपर्स मिलेंगे, तो वेपर्स किस किस के यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, वेपर्स आपको किस किस के देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको वेपर्स देखने को मिलेंगे दोनों लिक्विड्स के। यहाँ पर वेपर्स किसके मिलेंगे, दोनों लिक्विड्स के मिलेंगे। अब अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि ये जो वेपर्स मिले हैं, इनकी वजह से यहाँ पर प्रेशर अप्लाई होगा, इनकी वजह से टोटल प्रेशर अप्लाई होगा यहाँ पर। तो जो प्रेशर अप्लाई होगा उसको क्या बोलेंगे, टोटल प्रेशर। लेकिन अगर मैं किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ कि इनमें से जो सॉल्यूट था उसकी वजह से जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, उस प्रेशर को क्या बोलूँगा, सॉल्वेंट की वजह से जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है उस प्रेशर को क्या कहूँगा, तो उसको कहा जाता है पार्शियल प्रेशर। उसको क्या कहा जाता है, पार्शियल प्रेशर कहा जाता है। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है, उसको क्या कहा जाता है, पार्शियल प्रेशर कहा जाता है। तो अब अगर मैं बोलूं किसी एक कंपोनेंट की वजह से पार्शियल प्रेशर, तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बात कर रहा हूं। तो पार्शियल प्रेशर बोला जाता है किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट की वजह से। तो अब यहां पर हम क्या बात करने वाले हैं, जो राउट्स लॉ कहता है, ये क्या कहता है कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट्स, किसी भी कंपोनेंट की अगर मैं बात कर रहा हूँ उसका पार्शियल वेपर प्रेशर जो होता है वो क्या किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन में उसका मोल फ्रैक्शन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि मैंने बोला कि अगर कोई कंपोनेंट सॉल्यूट था, सॉल्यूट का यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के, जो कहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। क्या आप इतनी बात समझ पाए? ठीक है, अगर मैं बात करूं सॉल्यूट की, सॉल्यूट का पार्शियल प्रेशर मैं मान लेता हूं Pa, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, उसके मोल फ्रैक्शन के। सॉल्यूट यहाँ पर मैं सॉल्वेंट की बात करूं, ये मैंने किसके लिए बोला है, सॉल्वेंट के लिए। सॉल्यूट की बात करूं अगर मैं, तो Pb इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Xb। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं, यहाँ पर राउल्ट्स लॉ में हमको जो बताया जा रहा है, ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि पार्शियल प्रेशर, अगर चलो इसको यहीं पर लिख लेते हैं कि मैं सॉल्वेंट की बात करी, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसके मोल फ्रैक्शन के। जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी का साइन यहाँ से हटेगा, यहाँ पर एक कांस्टेंट इंक्लूड हो जाएगा, यहाँ पर एक कांस्टेंट इंक्लूड हो जाएगा जिसको हम पी नॉट ए बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पी नॉट ए बोलते हैं। और ये पी नॉट ए क्या है, तो पी नॉट ए जो हमारे पास है, पी नॉट ए है वेपर प्रेशर। ये क्या है, वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर होगा, प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर का क्या मतलब हुआ कि अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर सिर्फ ए ही ए प्रेजेंट था, अगर यहां पर सिर्फ ए प्रेजेंट था तो ए के ही वेपर्स यहां पर रहे होंगे, यहाँ पर किसके वेपर रहे होंगे, ए के ही वेपर रहे होंगे। तो जो ये यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करते हैं उसको कहा जाता है वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर फॉर्म, जब केवल ए अकेला था,
बात समझ में आ रही है? तो ये वेपर प्रेशर है जब ए अकेला था, प्योर फॉर्म में था। ठीक है, तो राउल्ट ने क्या कह दिया था यहाँ पर कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा किसी कंपोनेंट का, वो इक्वल किसके होगा यहाँ पर प्रोडक्ट के, किस किस के प्रोडक्ट के, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर फॉर्म और उस ए का मोल फ्रैक्शन जो यहाँ पर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, उन दोनों का प्रोडक्ट के बराबर होगा उसका वेपर प्रेशर। ये दूसरी डेफिनेशन भी आपको देखनी होगी। ठीक है, तो दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक हमने बोला जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के, ठीक है, जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। और दूसरा हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो किसके प्रोडक्ट के बराबर होगा, यहाँ पर उस कंपोनेंट के प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये भी आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं। ये चीज़ मुझे लगता है आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आसानी से इसको कर सकते हैं। यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी हुई है, ए के लिए यहाँ पर ये चीज़ हो जाएगी और बी के लिए ये आ जाएगा। अब यहाँ पर डाल्टन का जो पार्शियल प्रेशर का लॉ होता है, लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, वो क्या कहता है कि अलग अलग जो हमारे पास कंपोनेंट थे अगर उनके पार्शियल प्रेशर्स को ऐड किया जाए तो हमारे पास टोटल वेपर प्रेशर निकल कर आ जाता है। अगर मुझे यहाँ पर टोटल वेपर प्रेशर निकालना है तो मैं इन दोनों के जो हमारे पास पार्शियल वेपर प्रेशर थे उनको ऐड कर देता हूँ तो वो टोटल के बराबर आ जाता है। और यही चीज़ यहाँ से हम वैल्यूज पुट कर देंगे। पी ए जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है वो यहाँ पर लिख देंगे और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी यहाँ पर लिख देंगे और पी टोटल आपके पास यहाँ पर से कैलकुलेट हो जाएगा। आसानी से यहाँ पर आप लोग इसको कर सकते हैं। अगर आप लोगों को यहाँ पर एक्स ए नहीं दिया हुआ है, सिर्फ एक्स वी की वैल्यूज दी हुई हैं, यानी कि इन दोनों में से सिर्फ एक का मोल फ्रैक्शन दिया है, तो भी आप इन चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं क्या करूँ सिर्फ एक्स बी के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं एक्स ए को 1 माइनस एक्स बी लिख सकता हूँ और इसको आगे सॉल्व करके ये आपके पास कैलकुलेट हो जाता है। इसको आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो राउल्ट लॉ में आपको यहीं तक यहाँ पर ध्यान में रखना है, ये राउल्ट लॉ आपके पास हो जाएगा। कल आने वाले लेक्चर में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। उनके लिए हम यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन देखेंगे, नेगेटिव डेविएशन देखेंगे, एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होते हैं वो हम कल या फिर आने वाला जो भी लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आने वाले लेक्चर में बाकी सारी चीज़ें करते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।